देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। शिव में हुई धर्मनगरी हरिद्वार कांवड़ यात्रा का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। कांवड़ यात्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बाबा भोले के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर सामने आ रही है। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। इस पूरे महीने में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो साल भर महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन का महीना शिव शंभू की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। 4 जुलाई से श्रावण मास का कांवड़ मेला शुरू होने के साथ ही धर्मनगरी शिवमय हो गया है। बम बम बोले का उद्घोष करते हुए शिव भक्त गंगा जल उठाने के लिए हर की पौड़ी पहुंचे और इस बार रिकॉर्ड 5 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने भी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को चाक चौबंद कर यातायात प्रबंधन के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कि पिछली बार 3.80 करोड़ कांवड़ियों से हरिद्वार से जल उठाया गया था। इस बार पहले से 1.5 गुना अधिक संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। प्रशासन, पुलिस और विभागों ने अनुमानित भीड़ के अनुसार व्यवस्था तैयार कर ली है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि 9 से 17 जुलाई तक हरिद्वार में भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। इसके साथ ही हर दिन का यातायात प्लान भी प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। कांवड़ियों के लिए 21 स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की गई है। चिकित्सकों और स्टाफ की तैनाती कर सभी स्वास्थ्य शिविर शुरू कर दिए गए हैं। 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे कांवड़ियों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी, अर्धसैनिक बलों के अलावा प्रशिक्षु भी इसमें तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बैरागी कैंप में निगरानी के लिए लाइट हाउस बनाए गए हैं और ड्रोन से पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने सोमवार को व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं, जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होंगी, वो उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा। पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहां पहुंच भी सकते हैं। वापसी का रास्ता क्या रहेगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाइवर्जन है कहीं पर, तो वो भी उनको समय टू समय उस QR कोड से अगर स्कैन करने के बाद रियल टाइम बेसिस पर उनको उपलब्ध होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। इस दौरान सीएम धामी ने किच्चा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 1546 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंश लगभग बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 410 करोड़ को जल्द अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने जोशीमठ भूदसाव से प्रभावितों के लिए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया है। जमरानी बांध परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, देहरादून के रेलवे स्टेशन को हरावाला शिफ्ट किए जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा नीव करोड़ी का मोमेंटो और साथ ही उत्तराखंड का चावल भेंट किया है। और जल्दी ही जो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी है, उस कमेटी से स्वीकृति होनी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जमरानी बांध परियोजना को जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि आने वाले समय में तराई भाबर का जो क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के भी आसपास का क्षेत्र है,
पूरे क्षेत्र को जो पेयजल की और सिंचाई की पानी की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। इसी प्रकार से एक लंबे समय से सीमांत क्षेत्र किच्छा और खटीमा को जोड़ने वाली रेल लाइन प्रस्तावित है और उस रेल लाइन में चूँकि 1546 करोड़ रुपए का कुल व्यय होना है, उस व्यय को हमने कहा है कि केंद्र की सरकार, चूँकि राज्य के संसाधन इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो 50% का जो शेयर है वो उसमें दे पाए, तो उसके लिए मैंने अनुरोध किया है कि केंद्र ही। देश भर में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर की चर्चा तेज हो गई है। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है और माना जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां यूसीसी लागू हो जाए। इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस सबके बीच सोमवार देर रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और जानकारी के मुताबिक अमित शाह के आवास पर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर के अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर उन्हें आज से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है उसको उसके संबंधित वहां पर तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लेने को कहा। साथ ही जोशीमठ में किए जा रहे पुनर्वास कार्य को और साथ ही इस साल पिछले सालों के मुकाबले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में गतिमान चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी के साथ साथ केंद्र सरकार के दिए जा रहे सहयोग पर गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद किया। देखिए, सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है, क्या वो देश में जो यूसीसी लागू होने वाली है वो उत्तराखंड के ड्राफ्ट को फॉलो करेगा? अभी उत्तराखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समझता हूं कि चूंकि पहला राज्य उत्तराखंड है जहां इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा उन्होंने। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसके लिए समिति को 2.5 लाख से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव प्राप्त हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ऐसे में खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रयास की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाइयों के साथ आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पहल की अलग को जगाएगा और साथ ही पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयास से उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला सबसे पहला प्रदेश बन जाएगा और उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी फॉर्म में लागू किया जाएगा। वहीं सीएम धामी के अथक प्रयासों से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। अनुमति दे दी जाए उसमें वहाँ से फ्लाइंग होने की या वहाँ पर लैंड होने की, तो और कुछ जगह पर कैंटीन खोली जानी है जो कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। मैं इन सबको लेकर और माननीय गडकरी जी से कुछ सड़कों के संबंध में जो हमारे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के संबंध में मिलने वाला हूँ और कल मैं पशुपालन मंत्री जी से भी कुछ, चूँकि मेरिनो भेड़ से संबंधित कुछ हमारी डिमांड है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको स्वीकृति दें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहते हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम
इस प्रदेश में इस अलग को जगाया और अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो उन्होंने वायदा किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का, वो पूरा करके अतिशीघ्र इसको लागू किया जाएगा। और ये प्रदेश, हमारा प्रदेश जो है पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में जाना जाएगा। और ये सब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ही एक प्रयास है, जो कि इसको पूरे देश में, मैं समझता हूँ कि इस कानून को इसी मॉडल पे पूरे देश में लागू किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक और कहने वाली बात है, जो विरोधी इसमें लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको भी ये यथाशीघ्र समझ में आ जाएगा कि इस कानून से सभी लोगों के फायदा है, सभी वर्गों का फायदा है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। इस देश में रहने वाला सभी नागरिक समान है और यही हमारे इस देश की खूबसूरती है, यही हमारे इस देश का कल्चर है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि आखिरकार यूसीसी क्या है, यानी कि समान नागरिक संहिता क्या है। सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, जिसको लेकर के अब उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है। शादी, तलाक और जमीन के बंटवारे के सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून। और अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार यूसीसी जरूरी क्यों है। ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के यहाँ पर अलग अलग पर्सनल लॉ हैं जो कि नहीं होने चाहिए। शादी, तलाक, जमीन जायदाद, गोद लेने पर धर्मों के अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने एक अलग पर्सनल लॉ है। और हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियों की इजाजत दी जाती है। साथ ही हिंदू सहित अन्य धर्मों में एक शादी का नियम तय है। शादी की न्यूनतम उम्र पर भी धर्म के नाम अलग अलग कानून बने हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। तलाक के बाद मुस्लिम महिला को शादी के लिए 4 महीने 10 दिन रुकना होगा। ईसाई पर्सनल लॉ में मां की संपत्ति पर बेटी का कोई अधिकार नहीं होता है। यूसीसी लागू हो तो एक देश एक कानून के तहत इसमें सभी नागरिक आएंगे और सभी के लिए एक कानून होगा। धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म होंगे तो वहीं कोर्ट में केस भी कम होंगे और बहुत आसानी भी होगी। शादी, तलाक, जमीन जायदाद, गोद लेने पर धर्मों के जो अलग पर्सनल लॉ है उनको खत्म करना एक मुख्य उद्देश्य है। लॉ कमीशन और यूसीसी 2016 की बात करें तो 21वें लॉ कमीशन ने फिर से राय मांगी है। लॉ कमीशन ने फैमिली लॉ सुधारने की सिफारिश की है। 31 अगस्त 2018 की बात कर रहे हैं। वहीं जून 2023 22वें लॉ कमीशन ने पब्लिक हितधारकों की राय मांगी। 2016 लॉ कमीशन ने यूसीसी पर लोगों से राय मांगी। 19 मार्च 2018 21वें लॉ कमीशन ने फिर से राय मांगी। और अब यूसीसी के फायदे भी आपको बता देते हैं। यूसीसी लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान एक अधिकार दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। ये फायदे हैं यूसीसी के। कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी। सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में बेहद आसानी होगी। व्यक्तिगत या मजहबी कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। कानून के तहत सभी को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। यूसीसी लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू हो जाएंगे। मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम आयु 9 साल है। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में विवाह होने से उनको रोका जाएगा। धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज के किसी वर्ग के अधिकारों के हनन को रोका जा सकेगा। मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं, जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है और यूसीसी के लागू होने के बाद से ही सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया भी एक जैसी होगी। देश के सबसे शांत राज्य में से एक माना जाने वाला उत्तराखंड अब लैंड जिहाद, लव जिहाद का नया गढ़ बनता जा रहा है। देवभूमि में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। आए दिन हिंदू बहन बेटियों का लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, तो कहीं धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा है। वहीं विकासनगर की बात करें तो वहां के ढकरानी गांव में जो हुआ वह चिंता का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शतरंज स्कूल के सामने की ईदगाह में 700 से 800 लोग इकट्ठे हुए, सड़कों पर नारे लगाने लगे। जो नारे कभी जम्मू कश्मीर में लगते थे वह अब देवभूमि में लगने लगे। जिहादियों की भीड़ सड़कों पर एकत्रित होती है। अल्लाहू अकबर के नारे यहां पर लगाते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। भारी तादाद में मुसलमान यहां पर एकत्रित हुए। करीब बताया जा रहा है कि 700 से 800 मुसलमान यहां पर पहुंचे और इन जिहादियों की भीड़ ने यहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बागेश्वर की, जहां शंभू नदी का रुका हुआ पानी का प्रवाह खुला है और शंभू नदी में लगातार मलबा गिर रहा था। नदी के प्रवाह से फिलहाल खतरा अब नहीं है। बागेश्वर के कपकोट तहसील से 80 किलोमीटर की दूरी पर पिंडर नदी की सहायक नदी शंभू नदी में बीते साल मलबा आने से शंभू नदी का प्रवाह रुक गया था और जिस कारण 500 मीटर लंबाई की झील का निर्माण कुंवारी गांव तक हो गया था, जिसे सिंचाई विभाग ने वहीं पे चैनलाइजेशन कार्य करा करके शंभू नदी के रुके हुए पानी के प्रवाह मार्ग को खोल दिया गया था। और अधिशासी अभियंता पान सिंह भिष्ट का कहना है कि वर्तमान में कुंवारी गांव में भूस्खलन से आया मलबा नदी के तल में लगभग 50 से 60 मीटर की लंबाई और साथ ही 5 से 7 मीटर की ऊंचाई में जमा है। वर्तमान में पानी की निकासी के लिए नदी के बाह्य क्षेत्र में खोल दिया गया है और वर्तमान में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इसमें जब पता पड़ा था, वैसे पहले से ही आ रखी है झील, तो गांव स्थापित हो रहा है, पहाड़ का वो रखा है, गांव भी पलायन है और थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ था, वो चलता रहता है। ये तो ऐसे कोई नहीं अफवाह थी और हमारे जेई और स्टाफ गए थे 1 जुलाई को, तो देख के आए, नॉर्मल है, सब पानी निकल रहा है, तो वैसी बात नहीं है। मैं फोटो और बाइट आपको अभी दे देता। तो खतरे की आशंका पहले थी, अब क्या स्थिति है? खतरे की कोई वैसे आशंका नॉर्मल ही है, वो पहले से ही चल रहा है 5-6 साल से ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पानी रुकता है और निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है, बहुत बड़ा है, फ्लो है। मैं भी फोटो दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लो हो रहा है। तो सर इसमें निगरानी रखी जाएगी पूरे? अभी हाँ, स्टाफ है वहाँ, प्रॉपर निगरानी है, तुरंत ही हम जाते हैं और हमारा स्टाफ भी वहीं पर है। मसूरी के छावनी परिषद लंढार स्थित मलिंगार क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला पर जानलेवा हमला कर लूट करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपने हौसले का परिचय देते हुए अज्ञात व्यक्ति से मुकाबला कर अपना बचाव किया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की खंगालने का काम किया। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर का संज्ञान लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। किसी पे नहीं है, लेकिन हुआ तो बहुत गलत है। रात को मेरी वाइफ दुकान से आती है
कल इनकेस में जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था, पैसे भी थे उसके पास, दुकान की जो सील करी होगी उसने, अब ये लूट के इरादे से आया था। लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको उसे दबोचा है, ना उसकी शक्ल दिखी है ना आवाज़ आई है, उसकी उंगली इसने काटी है, और मतलब इतनी ज़ोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है कि। अच्छा, और दांत भी टूट गया आपकी वाइफ के? और उसका एक पूरा दांत बाहर आ रखा है और दूसरा पूरा हिल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। और हमारे फिर मोहल्ले में फिर ऐसा है कि एक तो किराएदार हैं, बहुत सारे बाहर के लोग हैं। कल रात को मैं घर आ रही थी, घर पहुंचने वाली थी, सीढ़ियों पे पहुंची, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, अंधेरा हो रखा था, और उसने मेरा सीधा पीछे से मुंह दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और खींच के मुझे दूर तक लेके गया। फिर मैं उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही, मगर वो इतना तेज पकड़ रखा था कि मुझे वहाँ तक खींच के ले गया और ज़मीन पे एकदम लिटा दिया। और फिर उसने मेरा मुंह बंद कर रखा था, गलती से उसकी उंगली मेरे मुंह में चली गई, फिर वो मैंने दांतों के बीच में उसकी उंगली दबा दी। अब उसने अंगूठी पहनी थी या क्या, उसने इतने जोर की झटका मारा कि मेरा दांत ये पूरा बाहर निकल गया। वो हमें सुबह पड़ा हुआ मिला। एक तो पूरा भारी आ गया, एक ना ऊपर को आ गया, एक दांत नहीं देखी। नैनीताल हाई कोर्ट ने केदारनाथ की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक की बोतलों और साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामानों पर क्यूआर कोड लगा करके डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम के तहत कई संस्थानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम के बारे में चर्चा कर व्यापारियों और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के सुझाव लिए, जिसमें ज्यादातर लोगों ने डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम का विरोध किया। व्यापारियों ने कहा कि मसूरी में डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू करना चुनौती है, व क्यूआर कोड को हर बोतले में लगाना भी आसान प्रक्रिया नहीं है। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि नगर पालिका परिषद ने मसूरी में प्लास्टिक की बोतलों और साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामानों पर क्यूआर कोड लगाकर डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू करने की कार्य योजना के बारे में बताया है, पर योजना में कई खामियां देखी जा रही हैं, जिसको लेकर जनता इस सिस्टम को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्लास्टिक प्रतिबंधित है, इसी के क्रम में हमारे द्वारा क्यूआर कोड लगाए जाने हैं, जैसे कि प्लास्टिक की जो बोतलें हैं या फिर कोई रैपर है, इन पे लगाने की हमें कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें एक कंपनी है रिसिटी, इनके द्वारा आज एक अपनी प्रस्तुति दी गई है, जिसमें समस्त व्यापारी और होटल एसोसिएशन के द्वारा बुलाया गया इस बैठक में कि उनकी राय ली गई कि क्या हम इसमें कार्य कर सकेंगे। तो जैसे जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है, तभी इसमें विचार विमर्श करते हुए हमें 1 माह का समय दिया गया है। इसमें जो आगे कार्य योजना बनेगी उसको हम सूचित कर देंगे। पूरी कार्य योजना हमारी कंपनी के द्वारा यह है, जैसे केदारनाथ के तर्ज पे हमारे द्वारा प्लास्टिक की जितनी भी बोतलें हैं इन पे क्यूआर कोड लगेंगे, वो रिटेलर होते हुए जैसे पब्लिक तक पहुंचेगी, पब्लिक उसको वापस करेगी, तो क्यूआर कोड के माध्यम से उनका पैसा रिफंड हो जाएगा, जो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। हर जगह एक प्लास्टिक के बिन बनाए जाएंगे, या तो वहाँ डिपोजिट करेंगे, उससे उनके क्यूआर कोड के माध्यम से उनको पैसा उनको मिल जाएगा। रामनगर में सोमवार की सुबह कोतवाली से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित नागा बाबा मंदिर में स्थित भगवान बलराम का चांदी का 1 किलो का मुकुट अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया, जिसके बाद मंदिर में हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं चोरों के मुकुट चोरी की घटना से पुलिस के सुरक्षा दावों की भी पूरी तरह पोल खुल गई। आपको बता दें कि मंदिर के महंत रामेश्वर गिरी महाराज ने बताया कि मंदिर परिसर में एक ही स्थान पर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और साथ ही भगवान बलराम का मंदिर स्थापित है। उन्होंने बताया कि तीनों ही मूर्तियों पर विशाल चांदी के मुकुट लगे हुए थे और रविवार की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर भगवान बलराम के सिर पर लगे 1 किलो चांदी के मुकुट पर हाथ साफ करते हुए चोर मौके से फरार हो गए। और उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। वहीं कोतवाली के एसआई अनीस अहमद ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू कर दी है। ये रात में पता नहीं कैसे चोरी हो गया, और देवता का है, खाली बलराम जी का मुकुट जो है वो चोरी हो गया। काय का था? चांदी का है। कितना किलो का? वो करीब 1 किलो करीब होगी। वहीं रानीखेत रोड पर अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए सैकड़ों
फड़ और ठेले कारोबारियों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रोष व्यक्त किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि कुछ दिन पहले स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ने के साथ ही बेरोजगार करने की भी कार्रवाई की गई है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वेंडर जोन के माध्यम से उन्हें ठेले और फंड लगाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आज तक ना तो वेंडर जोन की स्थापना की गई और ना ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया और उनके आगे अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है, लेकिन अधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रामनगर में अपने कुछ दोस्तों के साथ कोसी नदी में नहाने गया एक युवक पानी के गहरे कुंड में डूब गया और जिसके बाद साथ में मौजूद दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर दमकल विभाग और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे युवक को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया। सर्च अभियान वहां पर चलाया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि सोमवार की सुबह कोसी बैराज क्षेत्र में एक शव तैरता हुआ होने का सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने कोसी बैराज में तैर रहे शव को बाहर निकाला तो मृतक की पहचान निहाल कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। देखिए, एसडीआरएफ की मदद से कल भी इसका रेस्क्यू को चलाया गया था, लेकिन कल रात्रि हो जाने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया था। आज प्रातः खबर मिली कि कोसी बैराज में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया है, जिस पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सबको निकाला है। तो इसकी शिनाख्त निहाल कुमार पुत्र हरीशचंद्र निवासी चोरपानी के रूप में हुई है और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन सबको अंतिम संस्कार के लिए ले गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।